हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, जिसमें हम करेंगे डू एट एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड पिछली जो 3 क्लासेस हुई है उनको देख कर ज़रूर आना, तब जाकर हम ये वाला जो चैप्टर है वो ईजिली कर पाएंगे। और हमारे जो PYQ है, यानी कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, अच्छे से कवर कर पाएंगे जब हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी इस वीडियो को करने के बाद। तो लास्ट में हम PYQ भी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो चैप्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है दैट अ फर्म शुड पे टू द सप्लायर ऑफ फंड्स, यानी कि जो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स है वहाँ से पैसा उठाती है हमारी फर्म, तो कुछ कॉस्ट लगती है उस पैसे को उठाने की, तो वो कॉस्ट उन्हें पे करनी पड़ेगी सप्लायर ऑफ फंड्स को, टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशंस एंड टू अट्रैक्ट देम। फ्री में तो हमें कोई पैसा देगा नहीं, तो ऑब्वियसली उन्हें कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। तो ये वो रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन लोगों के लिए रिटर्न हो गई, किसके लिए? सप्लायर ऑफ फंड्स के लिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को अर्न करना चाहिए ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। क्या करना चाहिए? अर्न करना चाहिए। क्यों? ताकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर कर पाए। ये एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर करने के लिए अर्न करना चाहिए एक फर्म को, है ना। अगर वो रिकवर कर रही होगी विच मीन्स वो पे कर रही होगी उसकी कॉस्ट, फंड्स को रेस करने की कॉस्ट को, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये? इट मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। बिल्कुल ईजी। अगर हम फंड्स उठा रहे हैं तो उसको जो कॉस्ट पे कर रहे हैं हम, जैसे कि इंटरेस्ट, अगर हम डेट उठा रहे हैं तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इक्विटी उठा रहे हैं तो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है टू अक्वायर दोज पर्टिकुलर फंड्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। क्यों उठाते हैं हम फंड्स? पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए हमारी कंपनी में, है ना। चलो, ये होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, यानी कि एक सर्टेन पीरियड तक उस पर्टिकुलर पर्सन को, यानी कि सोर्स को क्या मिलेगा? वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो उतनी दौरान तक क्या होगा? वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। लिवरेज के अंदर मैंने आपको समझाया था बिजनेस रिस्क क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड होता है ना। और फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गया हमारा? फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट जो हम डेट पे करते हैं। तो ये वहाँ से समझ लेना, लिवरेज वाले चैप्टर के अंदर मैंने करवाया था सेकंड वीडियो के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स, जिसमें लिक्विडिटी, साइज़ एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या है? अगर ज़्यादा साइज़ होगा, बड़ा साइज़ होगा हमारी फर्म का, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी वरी करेगी। अगर लिक्विडिटी है, यानी कि फर्म के पास लिक्विड में पैसा होता है, यानी कि लिक्विडिटी है फर्म के अंदर, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वरी करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हाँ इजीली हमारे पास पैसा आ सकता है, ठीक है। नॉन लिक्विड वाली फर्म के अंदर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करने के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर, जिसके अंदर हम कुछ डिफरेंट कॉस्ट्स करेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि स्पेसिफिकली बात कर रहा है। अगर हम डेट से पैसा उठा रहे हैं तो उसे हम देंगे कॉस्ट ऑफ डेट, है ना। कॉस्ट ऑफ डेट होगी। इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ये अलग अलग बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कॉस्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए ये कहलाई जाती है क्या? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक होती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो वेट देकर इनको आती है, यानी कि जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वेट दे दिया, प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट को वेट दे दिया, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है। ओवरऑल यानी कि प्लस कर रहे हैं हम सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो इसे कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तीनों चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इतना ज़्यादा क्वेश्चन वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड रिटेन्ड अर्निंग से नहीं बनता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, और आज के इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें करके जो क्वेश्चन आया था वो कवर करते हैं पिछले साल डुएट के अंदर। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट इससे डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? जो एसोसिएट करती है विद यूजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। ऑब्वियसली डेट
को हमें एक फिक्स अमाउंट देना पड़ता है जिसका नाम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट है जो हमें डेट को पे करना पड़ता है, यानी कि बोरो करने के लिए फंड्स को पे करना पड़ेगा ये सर्टेन अमाउंट, ये फिक्स्ड अमाउंट। सेकंड चीज़ इज इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल, हमने लिवरेज वाले के अंदर ही किया था, दैट्स वाई डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। विच मीन्स कंपनी गेट्स टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है डेट के यूज़ करने से। कॉस्ट ऑफ डेट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स, दैट इज़ ऐसे कैलकुलेट होगा, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ डेट का वो बनेगा इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय बी नोट। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? परपेचुअल डेट का, यानी कि इररिडीमेबल डेट का, जो डेट रिडीम नहीं होते हैं, इररिडीमेबल डेट का ये है फॉर्मूला। तो एक बारी फॉर्मूला लिख लो, इररिडीमेबल डेट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय बी नोट। अब ये बी नोट क्या है? बी नोट होता है नेट प्रोसीड्स, या फिर हम कह सकते हैं करंट मार्केट प्राइस। क्या बोला मैंने? नेट प्रोसीड्स या फिर करंट मार्केट प्राइस। एक बार इसको उतार लो, फिर मैं बताता हूँ बी नोट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार इसको उतार लो, फिर बी नोट को फाइंड आउट करना मैं बताता हूँ। चलो बी नोट को हम फाइंड आउट करते हैं इक्वल्स टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो होगी डेट की, प्लस में प्रीमियम अगर कोई होगा, अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, माइनस डिस्काउंट अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ऐसे निकलेगा क्या? बी नोट। बिल्कुल ईजी, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मान के चलो 100 रुपये की फेस वैल्यू है, प्रीमियम हमने 5 का रखा है, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे नहीं किया होगा, और फ्लोटेशन जो भी होगी वो हम निकालेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो बी नोट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, ऐसे निकलता है बी नोट। क्लियर? अभी मैं फ्लोटेशन कॉस्ट आपको निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। फ्लोटेशन कॉस्ट निकलती है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू या फिर इशू प्राइस, फेस वैल्यू या फिर इशू प्राइस, विच एवर इज़ हाइयर, विच एवर इज़ हाइयर। मान के चलो फेस वैल्यू है 100 एंड इशू प्राइस, यानी कि लिखा हुआ है कि हमने डेट को इशू किया है एट अ डिस्काउंट, तो ऑब्वियसली हमारा जो इशू प्राइस होगा ना वो कम ही होगा। लेट्स से 100 रुपये का है डेट ईच, हमने 5% डिस्काउंट पर इशू किया है, तो ऑब्वियसली 95 हमारा प्राइस आ गया, है ना, और फेस वैल्यू हमारा 100 ही रहेगा, है ना। तो 100 पे हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट मेजर होगा, कैलकुलेट होगा। लेट्स से 1% इज द फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 1% ऑफ 100 विल बी द फ्लोटेशन कॉस्ट। ईजी, ठीक है। ऐसे उतारने, इसको एक बार उतार लो, फिर हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, फिर आपको इजीली कवर हो जाएगा ये चीज़। चलो अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो भी समझ में नहीं आया पीछे करके देख लेना। न्यूमेरिकल इसका है ये वाला, इशूड 10% परपेचुअल डेट, यानी कि इररिडीमेबल डेट ऑफ 1 लाख, टैक्स रेट है इतना, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट। हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ डेट, बिल्कुल ईजी है, हमें फॉर्मूला पता है, बस वैल्यू पुट कर देंगे। 10% 1 लाख का 10,000, है ना, 10,000, 1 माइनस टी यानी कि 0.5, टैक्स रेट हमारा 0.5 होगा, डिवाइडेड बाय बी नोट। बी नोट यहाँ पर कितना रहेगा? बी नोट कितना रहेगा? 1 लाख ही रहेगा, ना कोई डिस्काउंट पे है, ना कोई प्रीमियम है, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो फेस वैल्यू का फेस वैल्यू ही यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ रहा है, आई थिंक इट विल बी 5%, तो 5% इज़ द कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और फॉर्मूला होता है हमारे कॉस्ट ऑफ डेट का, जो रिडीमेबल डेट के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? रिडीमेबल डेट के लिए। ध्यान देना, इसका फॉर्मूला थोड़ा देखने लायक है, बिल्कुल ईजी है इसका भी। देखो 1 माइनस टी, सिंपल, इतना सिंपल चल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट माइनस बी नोट। बी नोट हमें फाइंड आउट करना आता है बिल्कुल ईजिली, रिडीमेबल वैल्यू भी हमें गिवन होगी, है ना, अपॉन में एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल बाद रिडीम हो रहा है, कितने साल बाद रिडीम हो रहा है। लिखते रहो मेरे साथ साथ, और इनका लॉन्ग फॉर्म भी लिखते रहना, ठीक है। पूरा जो वर्ड है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरे अच्छे तरीके से लिखना। डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू, जो भी रिडीमेबल वैल्यू होगी, प्लस में बी नोट डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है रिडीमेबल डेट का। और ये फॉर्मूला हमेशा आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही फॉर्मूला एज इट इज़ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी है ना। तो अगर आपको ये आ गया तो आपको वो ज़रूर आ पाएगा, ईजिली आ जाएगा, ठीक है। ये है रिडीमेबल डेट का। तो एक बार इसको उतारो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ईजिली कवर हो जाएगा फिर। चलो अब मैं करवा रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है पीछे करके देख लेना।
15% डेट गिवन है, फेस वैल्यू 1000 का गिवन है, रिडीमेबल 5 साल बाद, विच इज़ इशूड एट 5% डिस्काउंट, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी 1% गिवन है, टैक्स रेट है 50%। कह रहा है कॉस्ट ऑफ डेट को फाइंड आउट करो। चलो हम फॉर्मूले में लिखना शुरू करते हैं। इंटरेस्ट कितना है, 15% ऑफ 1000 यानी कि 150, ईजी। 1 माइनस टी यानी कि टैक्स रेट है 0.5, इतना ईजी है। प्लस में रिडीमेबल वैल्यू, रिडीम किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, विच मीन्स रिडीम कर रहे हैं हम एट पार यानी कि 1000, यानी कि जो फेस वैल्यू है वही रहेगा, माइनस बी नोट। अब बी नोट हमें निकालना है, जो हमें पता है हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। 5% डिस्काउंट है, फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है, आ जाओ। 1000 है फेस वैल्यू, प्लस प्रीमियम था जो कि प्रीमियम 0 है, माइनस डिस्काउंट यानी कि 5% ऑफ दिस, 5%, हाँ 5% ही है, तो यानी कि 50 होगा। उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है 1%, और हम किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू या फिर इशू प्राइस, जो भी हाइयर होता है। तो ऑब्वियसली इशू प्राइस ये होगा कितना, 950, क्योंकि 5% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, और फेस वैल्यू 1000 है, तो ऑब्वियसली 1000 पर निकालेंगे, तो 1% ऑफ 1000 इज़ 10, इतना ईजी। तो ये निकल के आ रहा है क्या, 940। बिल्कुल ईजिली हमने बी नोट निकाल दिया है, टेंशन वाली बात नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 940 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स था ना, तो यहाँ पर कितना है, 5 साल बाद रिडीम हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय यही यहाँ पर 1000 प्लस 940 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स सी, आंसर हमारे पास आ रहा है 8.96%, ठीक है। टैली कर लेना, ये आंसर है, गड़बड़ होगा मेरा आंसर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपका सही आना चाहिए, ठीक है। ये वाला सही आंसर मेरे को लग रहा है कि यही है, कैलकुलेशन एक बार ही देख लेना, ये आंसर है इसका, कॉस्ट ऑफ डेट विल बी दिस। तो हमने ईजिली न्यूमेरिकल भी कर लिया है कॉस्ट ऑफ डेट का, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट हमारा होता है कवर, ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज़ है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की क्या है कॉस्ट, क्या है फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा बस यहाँ पर, वहाँ पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे होंगे, है ना, डिवाइडेड बाय पी नोट हमारा मार्केट प्राइस वही हो गया। तो ये आ गया इररिडीमेबल का। अब रिडीमेबल का क्या होगा, रिडीमेबल का जैसे हमारे पास रिडीमेबल डेट का था ना, वैसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का आएगा। देखो कैसे, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में रिडीमेबल वैल्यू माइनस बी नोट, देखो मेरे को तो याद हो गया करवाते हुए ही, डिवाइडेड बाय, जब आप लिख के करोगे ना तो इजीली लर्न हो जाएगा, बी नोट माइनस अपॉन में 2, बस आ गया। दिस इज़ द फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर्स का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। और जो पिछले वाले न्यूमेरिकल थे वैसे ही आप कर लोगे और इजीली हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ पीछे वाली की तरह है, कॉस्ट ऑफ डेट की तरह है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को आपको करवाना है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि पिछले साल यहाँ से ही क्वेश्चन आया है डुएट के अंदर, तो ध्यान से समझना कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट होती है हायर देन दी अदर वंस। मैंने आपको बताया था ना ये डियरर होता है, क्यों होता है समझो इस चीज़ को, क्योंकि इक्विटी कैपिटल मोर रिस्क बियर करता है, अनसर्टेनिटी बियर करता है रिगार्डिंग रिसीविंग डिविडेंड्स। ऑब्वियसली क्या होता है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उनको कब मिलता है डिविडेंड, जब फ़ायदा हो रहा होता है हमारी कंपनी को, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही होती है, तभी वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तभी इन बंदों को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। दैट्स वाई इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा रहती है। कॉस्ट किससे रिलेट करती है यहाँ पे, रिस्क से, बिकॉज जितना रिस्क उसका इक्विटी शेयर होल्डर का ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा डिमांड करेगा। दैट्स वाई कॉस्ट यहाँ पर हमारी ज़्यादा होगी। मैंने बिल्कुल आपको ईजिली समझा दिया ईजी वे में, है ना। इस वजह से ये क्या रहता है, कॉस्ट रहता है, कॉस्टलियर रहता है, डियरर रहता है अदर वन से, ये क्लियर होता है। इक्विटी कॉस्ट इज़ व्हाट इट कॉस्ट द कंपनी टू मेंटेन इट्स शेयर प्राइस टू द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली कॉस्ट वो प्रोवाइड करवा रहे होंगे उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तभी उनका जो मार्केट प्राइस है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज़ जो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे ना वो अपने शेयर बेच देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, गिरावट आती रहेगी हमारे शेयर्स के अंदर, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कंपनी को देनी पड़ेगी उनको, ताकि मेंटेन करके रख सके उनका प्राइस ईजी, ठीक है। इक्विटी शेयर के ना अदर थिंग्स भी होती है, अदर फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि क्लेम, ये रिप्रेजेंट करता है क्लेम ओवर एसेट, है ना। क्लेम ओवर एसेट कहते हैं ना कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्लेम ओवर द एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, है ना।
और क्या इनको डिविडेंड नहीं मिलता है, मतलब फिक्स रेट नहीं होता है डिविडेंड का, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनको रिडीम नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द कंपनी। और लिक्विडेशन के दौरान इक्विटी शेयर होल्डर्स का आखिरी क्लेम होता है, लास्ट क्लेम होता है। ये सारी बातें थी इक्विटी शेयर्स की, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखनी है, ये कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं जो कि स्टैटिक है, जो हमें पता होनी ज़रूरी है ना, बेसिक नॉलेज है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर कैपिटल की कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर ना दो चीज़ें हैं, एक तो डीडीएम मेथड है, एक सीएपीएम मेथड है, जिसमें पिछले साल क्वेश्चन आया है सीएपीएम से। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन की बात है, ध्यान रखना। तो डीडीएम के अंदर हम कंसिडर करते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, है ना। ये ऐसे हम निकाल सकते हैं ईजिली कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब जो हमारी फर्म है वो ग्रोथ उसका डिफरेंट हो रही है, ग्रोथ रेट इंकर हो जाती है, ग्रोथ रेट आ जाता है, यानी कि ग्रोथ हो रहा है फर्म के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस जी आ जाएगा, इजी। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा डीडीएम मेथड के अंदर। ये हम फॉर्मूला किसके अंदर कर रहे हैं, डीडीएम मेथड। डीडीएम मेथड का मतलब होता है डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। इसका क्या मतलब है, डिविडेंड डिस्काउंट का मतलब ये है कि जो डिविडेंड है हमारा, जो उस पर्टिकुलर बंदे को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वो डिस्काउंट कर रहे हैं इसको। आपको पता है ना डिस्काउंटिंग टेक्निक टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स वाई ये चीज़ है यहाँ पर। दे आर फाइंडिंग आउट, दे क्या कर रहे हैं वो लोग, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो D1 है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये हो गया D1। और जो D0 होता है ना, वो होता है डिक्लेयर्ड डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं डिविडेंड को टू फाइंड आउट द इट्स कॉस्ट, ईजी, है ना। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो एक डिस्काउंटिंग टेक्निक या फिर डिस्काउंटिंग मेथड की तरह भी यूज़ किया जाता है। कैपिटल बजटिंग के अंदर आप ये पढ़ोगे, अगर आप खुद से पढ़ोगे तो। ठीक है, वैसे हमारी आज ये लास्ट क्लास होने वाली है, 2-3 चैप्टर रहते हैं वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, जैसे कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ईजी चैप्टर्स हैं, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है ये वाला, एक बार इसको उतार लो, बहुत ईजी फॉर्मूला है। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से ईजिली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ईजिली सोल्व कर पाओगे। और इसी में ही P0 का फॉर्मूला देखो, अभी जैसे हमने देखा था D1 था, D1 KE यहाँ पर आ जाएगा, KE यहाँ पे था ना, तो KE यहाँ आ गया अब, माइनस G, ऐसे P0 का फॉर्मूला है, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ आर शेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ईजी। और D1 का भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे, D1 इक्वल्स टू D0 1 प्लस G, ईजी। ये होता है फॉर्मूला। ज़्यादा नॉलेज मत लेना यहाँ से, ज़्यादा इतना दिमाग मत लगाना, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है। जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ याद रखनी है वही रखनी है, जिसमें मैंने अभी आपको क्या बताया इसका फॉर्मूला, वो चीज़ याद रखनी है ईजिली। ठीक है, तो ये चीज़ थी किसके अंदर, डीडीएम मेथड के अंदर, किसके अंदर, डीडीएम मेथड के अंदर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर। तो अभी हमने देखा एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि D1 था, ग्रोथ रेट यानी कि G था, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यानी कि P0 था, है ना, ये इसी से ही फॉर्मूला बन रहा था। तो ये तीनों चीज़ों को कंसीडर करता है, रिस्क को कंसीडर नहीं करता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, और टेक्स इनटू अकाउंट फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट को भी देखता है ये, क्योंकि हम P0 उसी से तो फाइंड आउट करेंगे ना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को भी देखता है। तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि डीडीएम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है। अब CAPM मॉडल क्या होता है, CAPM यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके अंदर पता है क्या अजम्पशन ली होती है, कि जो इन्वेस्टर है हमारा वो रिस्क अवर्स है, यानी कि रिस्क टेकिंग बंदा है, सिस्टमैटिक रिस्क को वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता या फिर जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर उस इन्वेस्टर को कमाना है पैसा, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो वो उसको रिस्क भी होगा, और वो उसे पता होगा कि मेरे को रिस्क होगा, तो जितना ज़्यादा उसको रिस्क होगा उतना ज़्यादा उसे वो क्या चाहेगा, रिटर्न चाहेगा। उसके लिए तो वो रिटर्न है, बट हमारे लिए, फर्म के लिए वो क्या है, कॉस्ट है। ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क, और इसको मेजर कौन करता है, बीटा कोएफिशिएंट। CAPM के अंदर एक बीटा कोएफिशिएंट होता है जो सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। बिल्कुल ईजी।
देन आता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करता है CAPM मॉडल। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करता है, देखो ये रहा फॉर्मूला, इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करता है हमारा CAPM मॉडल। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, KE इक्वल्स टू D1 अपॉन में P0 प्लस में G। ठीक है, ये रहा यहाँ का फॉर्मूला DADM का, और ये रहा CAPM का फॉर्मूला, इजी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फॉर्मूला देख लेना। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पर थी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ रेट भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि क्या क्या कंसीडर करते हैं DDM मॉडल और CAPM मॉडल, ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये मैंने अब आपको करवा दिया है। अब क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करके देखो, अरे यार क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर लिखवाया नहीं। चलो एक सेकंड रुको, क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना बस, फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, और आप इजीली कर पाओगे अगर अभी तक आपने सही से पढ़ा है तो ये वाला कंसेप्ट। चलो क्वेश्चन आ रहा है, इन ऑर्डर टू, मैं बोल रहा हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल under CAPM method, which of the following is not required। क्या बोला है, not required। क्या पूछा गया है, which of the following is not required। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बीटा फैक्टर, फर्स्ट ऑप्शन है बीटा फैक्टर। सेकंड ऑप्शन आपके पास है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, थर्ड है हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ऑफ इक्विटी शेयर। और फोर्थ चीज़ है हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जिससे मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को आंसर बताओ कि CAPM के अंदर कौन सा नहीं आता है। अब आप इजीली बता पाओगे। अभी हमने पढ़ा था बीटा फैक्टर आता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आता है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आता है जिसे हम RM से डिनोट करते हैं, इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो बचा क्या, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। सो दिस विल बी आर करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है और आज की वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपको सारी वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है, कंटेंट सही लग रहा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, अदरवाइज डू नॉट लाइक इट अगर आप लाइक नहीं करते हो तो। और मेरे को प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आगे के लिए काफ़ी सही होगा। वैसे तो प्राइवेट अकाउंट है बट यू कैन फॉलो मी, और आगे जाके आई कैन फॉलो यू बैक। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पर आपको काफ़ी मटेरियल मिलता है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।